हॉरर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, कहाँ स्टार्ट हुई? ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है। बीच में रात को मेरी आंख खुली, उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि एक काला सा शैडो है, फ्लोर टू सीलिंग इतना लंबा, उसका फेस नहीं था। इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसे हम कहते हैं शैडो पीपल। शैडो पीपल हमारे हर जगह हैं। ये आते तब है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको प्रोवोक करे। कौन होते हैं अघोरी? अघोरी बहुत ही सीक्रेटिव सोसाइटी है। अगर आपको अघोरी बनना है, यू हैव टू कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश। पिशाच ज्यादा डरावने। पिशाच का पोजीशन जो है उसको सबसे वर्स्ट पोजीशन माना जाता है। पूरी दुनिया पर वो तबाही मचाना चाहते हैं। अमेरिका में अगर स्टीफन किंग है तो इंडिया में हमारे पास है नील डिसिल्वा, इंडिया के टॉप हॉरर राइटर, जिनसे आज हमने डिटेल में बात करी है इंडियन हॉरर फोकलोर्स के बारे में, काले जादू के बारे में, और इस बारे में कि भूत होते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। Hey guys, this is Neil De Silva, India's favorite horror author, and I'm pleased to announce that I'm coming at HorrorCon. HorrorCon is this amazing horror festival that is going to happen on the 26th of October at City Fort in Delhi. And I'm very eager to catch you all horror fans. There are going to be a lot of events, games, and a lot of horror talks. Come and visit us and book your tickets now. See you there. हाय नील, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट आंखों देखी। आपका स्वागत है। वेरी एक्साइटेड कि हम हॉरर की बातें अभी करने वाले हैं आपके साथ। सीधा शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट आप 10 सालों से हॉरर लिख रहे हो, इतने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ आपने काम किया है, मिलके किताबें लिखी हैं, लेकिन ये हॉरर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई? कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपने कहा कि हाँ चलो ऐसा तो कोई ट्रॉमा नहीं है जो मैं अपने बुक्स में अभी लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप लिख रहे हो कुछ तो उसका जर्मिनेशन बहुत पहले से हो गया रहता है। मतलब इट्स नॉट लाइक एक बार अचानक आप सोच लेते हो कि ठीक है मैं ये जॉनर में घुसूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो होता है। तो मैं बचपन से ही बहुत बुक्स पढ़ता था और मेरा जो चस्का था मेनली वो हॉरर के साइड ही था। तो मतलब 7th 8th में जब मैं था तब मैंने ड्रैक्युला, फ्रैंकेनस्टाइन ये सब पढ़ लिया था। और एडगर एलन पो दुनिया के सबसे लीडिंग हॉरर ऑथर माने जाते हैं, जो एक काइंड ऑफ कल्ट हॉरर लिखते हैं, गॉथिक हॉरर जिसे हम कहते हैं। तो उनका मैं एक बहुत बड़ा फैन था। तो एडगर एलन पो की मैंने शायद उस टाइम पर सभी किताबें पढ़ी थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था कि उस तरह की एक दुनिया हम बना सकते हैं जो हॉरर है हवेलियों में, जिसको अभी इंग्लिश में हम कहें तो कैसल्स में, मैनर्स में, इन तरह के ओल्ड टाइप घरों में जो भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। वो सब्जेक्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। और अकस्मात ऐसा हुआ कि मेरे डैड भी उस टाइम पर सबटाइटलिंग का काम करते थे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश वो मूवीज का स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करते थे। तो ये बात है लेट 80s की 90s, उस टाइम के बीच जितने भी हिंदी मूवीज आते थे मोस्टली वो मेरे घर पर मेरे डैड उनको ट्रांसलेट करते थे। और हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला रामसे ब्रदर्स की जो बहुत सारी हॉरर फिल्म्स थी वो आपके डैड ने सबसे बड़े क्लाइंट्स थे हमारे। और रामसे की मूवीज आती थी मतलब घोड़े पे सवार कि आपको करना है, ये 3 दिन में आपको ट्रांसलेट करना है। और मेरे डैड कर लेते थे वो, और मैं बाजू में बैठ कर देखता था कि कैसे ये स्क्रिप्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं। और सब भूतिया मूवीज की कवर रहती थी और सब। तो वहां से शायद ये चस्का कहीं जन्मा। करेक्ट। और बाद में आपका डिसीजन है कि आपको कैसे क्या कंटिन्यू करना है। तो हम शोज भी देखते थे। स्टार्ट किया था दूरदर्शन पर, एक शो था अघोरी। okay. अब तो किसी को याद नहीं रहेगा। एक शो था किले का रहस्य। ये सब बहुत जूने शोज है, लेकिन उस टाइम पर ये शोज दूरदर्शन पर और ऑल ओवर इंडिया बहुत ही फेमस थे। और ये बच्चों में ज्यादा फेमस थे क्योंकि बच्चों को हॉरर बहुत पसंद है। तो ये देखकर मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा जॉनर में। तो हॉरर हमारे लिए कभी भी एक टैबू सब्जेक्ट नहीं रहा है। और अदरवाइज मैं बहुत ही कॉवर्डली, डरपोक बच्चा था ग्रोइंग अप, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन्स कुछ नहीं होता था। मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे। और घर बहुत बड़े थे, तो घर पर कोई हो तो भी ऐसा लगता था कि उस कमरे में नहीं जाना, अंधेरा है। तो ये सब तरह के डर थे।
और मैं मुंबई से आता हूँ। उस टाइम का मुंबई बहुत अलग था, सेक्लूडेड, एकदम वीरान जैसा, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह सब थे लेकिन डेवलपमेंट हो रहा था। ये कौन सा साल था आपने बताया? ये जब मैं बॉर्न हुआ हूँ 1975 में। ओके। तो ये मोस्टली 80s की बात है, जब मतलब कॉन्शियसनेस आ जाता है और अब वो एक्चुअल ग्रोइंग एज में हो, टीन एज में जो हो। तो ये 85 टू 95 की जो बात है, तब मुंबई वॉज ग्रोइंग, सब चीजें बन रही थी और बहुत सारी ऐसी जगह थी एट दैट टाइम जिसको हम हॉन्टेड लोकेशंस मानते थे। इनफैक्ट हमारा जो बिल्डिंग ही था, अफवाह ऐसी थी कि वो एक कब्रिस्तान पर बना है। अच्छा। तो वो तो बातें फिर बाद में दोस्तों में भी हम बैठते थे तो यही बातें होती थी कि मतलब आज वॉचमैन ने कल रात को वॉचमैन ने एक भूतनी देखी, ये देखा वो देखा। तो ये सब कहानियां बहुत कॉमन थी। तो बस यहीं से वो इंटरेस्ट था। लेकिन जैसा लाइफ की जर्नी बढ़ी तो मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया, ये किया, बिजनेस हुआ, लिखने का, हॉरर का, ये सब भूत थोड़ा उतर गया। लेकिन जब मैं मतलब 39 का हुआ तो शायद उस टाइम पर एक मिड लाइफ क्राइसिस कहो या जो भी कहो, वो दिमाग में वो जो जर्म था, वो जो कीड़ा था कि मुझे लिखना है, वो वापस आ गया। और इतने स्ट्रांगली आ गया वो वापस कि मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी ये बिजनेस का क्या फ़ायदा, तो आई हैव टू राइट, मतलब मुझे इतनी कहानियां दिमाग में लिखना है। मैंने बस लिख डाला और मायाज न्यू हस्बैंड जो मेरी पहली बुक थी, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। आज 9 साल हुए हैं, 14 किताबें हुई हैं और आज मैं आपके यहाँ हूँ पॉडकास्ट के लिए। थैंक्स। अमेजिंग। तो नील, जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या, 3rd फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है तो जमीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी, बीच में रात को मेरी आंख खुली। और आंख खुली तो अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है कर। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख डायरेक्ट, मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था, जमीन पर सोते सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूंगा नहीं वहां से, लेकिन अगर बालकनी है तो आंखें खोलो, चांद तारे देखो। तो वो एक थोड़ा शौक था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि तारे कैसे घूम रहे हैं, चांद कैसे घूम रहे हैं। तो उतने में वो बालकनी का जो, सॉरी, वो जो विंग का जो टेरेस था, उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफेद सा कुछ वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पर मुझे फील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है कह के। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा रहता है, और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहाँ गायब हो गया। तो मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चांद तारे देख रहा था तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो, ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके। और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहां चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किससे सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को वो बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम।
तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर, और वो औरत थी और वो सफेद पहनी हुई थी, और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया, जब वो औरत पलटी, और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था, और मतलब वो उसका कोई बॉडी का उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी दिखी। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो, जोर से फील हुआ, और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह, और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं, सच है। वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था। मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर, तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई, और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में, तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी। और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठकर बातें कर रही है बॉडी के बारे में, तो वो डर बैठ गया दिमाग में। और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा, वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं, तो वो होली वाटर लाया उन्होंने, और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर, तो स्लोली है ना क्या हुआ, वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीजें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा, तो ये कर कर मतलब मैं उस जोन से आ रहा हूँ, तो हर चीज से मुझे डर लगता था, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर, मतलब ऑन द इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है, ओके। और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में, तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था, इतना डर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का हूँगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में, उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज्यादा, एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ठीक है यहाँ कुछ होगा तो हमें नहीं जाना है, हम सच्चाई की खोज करने नहीं निकलते हैं। एज चाइल्ड तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन अब आज मैं एडल्ट हूँ, तो आज मेरे मन में वो क्वेश्चन है कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, जाते कहाँ? आफ्टर लाइफ है या नहीं है। तो तो क्या क्या थॉट है आपका इस बारे में? इस पे तो मतलब पॉडकास्ट सीरीज होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो, बात तो एक ही है कि हम जो यहाँ है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, ये हमारी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें जो फ्यूल देती है, मतलब हमें जो ये कॉन्शियसनेस दे रहा है, अब जब आप जैसे हो मैं जैसा हूँ, ये हमें आ रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं, आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, स्पिरिट बोलो। स्पिरिट बोलो। और अगर जब हम मर जाते हैं तब हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है हमारा, जो कि हमारा होल एंड सोल है लिटरली, वो कहाँ जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, अगर होगा तो। और वो तो अगर कोई पैरासाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो वी आर मेड ऑफ मैटर और एनर्जी,
मैटर नष्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी कहाँ है? और हमने स्कूल में पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी जो है, जिसको हम स्पिरिट करके बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, बस इसी के खोज में हम सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल राइटर्स सब लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ कि ये आत्माएं जाती कहाँ है, क्या है इनका उनकी दुनिया। एब्सोल्यूशन। किताबें तो बहुत लिखी हैं, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब जगह लिखा है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल है, क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है। हमने देखा नहीं है कि आत्मा सचमुच जाती है, हेवन में, हेल में है, कहाँ है, स्वर्ग नर्क। लेकिन आप ये मानते हो कि आत्मा होती है, भूत होते हैं? हाँ। क्यों? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यही जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो एलैबोरेट किया कि मैटर और एनर्जी का जो एक तो रिलेशन है, सेकेंडली हम एक्सपीरियंस भी तो कहते हैं, और वो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अगर, अब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा खुद को, लेकिन है ना, एक ऑरा तो हम सब में है। बिल्कुल। एक ऑरा है। अभी हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ठीक है, ये इंसान अच्छा है, इसके साथ हमारा वाइब होगा। अब आजकल की जनरेशन उसको वाइब बोलती है, वाइब चेक। यस। तो इससे हमारा वाइब होगा, इससे हमारा ट्यूनिंग होगा, जो भी है, और इससे नहीं होगा। हम किसी जगह पर जाते हैं तो होटल रूम में अगर हम चेक इन करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है विद इन 30 सेकेंड्स की ये होटल रूम हमें जमेगा या नहीं जमेगा, ये लोकेशन जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये सब सिर्फ इंसानों की ही नहीं, लेकिन जगहों की भी एक ऑरा होती है, एक वाइब होती है। अब ये जो एनर्जी पार्ट है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमेशा रहेगी, और अगर हम जा भी गए तो ये रहेगा। और आपकी रिसर्च में कभी कोई ऐसी कहानी आपके सामने आई हो जो एक रियल स्टोरी है, जिसने आपको कहा होगा अरे यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आप उसी कहानी को सुनकर शॉक हो गए हो? शायद मेरे ही लाइफ में से मैं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी और की कहानी बताना इतना, ये ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस में कहा रहता है। बिल्कुल। ये बात है तब की, जब मैं अपना फर्स्ट अपार्टमेंट ले रहा था, घर ले रहा था 2002 में। तो तब हमें हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ा। मैं उस टाइम पे 27 ईयर्स का था, बहुत यंग था। तो जब हम लोन पास करवाना चाह रहे थे, तो जो बैंक मैनेजर था वो बहुत खड़ूस था। तो उसको शायद यही पसंद नहीं था कि मैं इतना यंग लड़का ये 3 BHK कैसा ले रहे गए। तो वो कोई ना कोई अड़ंगा डाल रहा था बीच में कि कल आओ परसों आओ। तो हम बहुत ही स्ट्रेस्ड थे, क्योंकि बिल्डर का भी फ़ोन आ रहा था, फ़ोन पर फ़ोन कि आप बाकी का पेमेंट कब कर रहे हो, ये लोन नहीं पास हो रहा था। तो उस टाइम पर एक सुबह क्या हुआ कि मुझे बैंक मैनेजर ने सुबह सुबह बुलाया, फाइल्स लेकर आ जाओ, और वो भी सुबह 8 बजे, बैंक खुलने से पहले। मैं, मेरी मदर और मेरा ब्रदर, हम तीनों गए सुबह सुबह, और हमें होप्स था ही नहीं, मतलब ये आज भी वापस भेजने वाला है। तो हम बैठे हुए, बुलावा आएगा करके रिसेप्शन में बैठे थे हम, कोई नहीं था, सिर्फ वो जो क्लीनर्स और सब थे वो लोग थे, और बैंक मैनेजर बैठा था अंदर। अब सुबह की बात है, अचानक से एक आदमी आ जाता है अंदर, और वो जो आदमी आता है वो, मतलब उसने वाइट शर्ट पहना रहता है, वाइट पैंट भी, और उसके पूरे शरीर पर विटिलिगो के मार्क्स थे, जो वाइट मार्क्स जो रहते हैं, वो मार्क्स थे। वो आया, बैठा हमारे सामने वाली सीट पर बैठा, और मेरी नज़र तो नहीं गई उन पर, क्योंकि मैं तो फाइल्स ही देख रहा था कि मतलब अभी किस पॉइंट पर वो निकालेगा कर। मेरी मदर ने उसको देखा, उस आदमी को, और कुछ तो रिएक्शन हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया एट दैट टाइम। तब मैनेजर ने बुला लिया अंदर, मैं गया, और मैं गया तो जैसे ही मैंने फाइल रखी टेबल पर, मैनेजर बोलता है कि मतलब तुम्हारा काम हो गया, मैं साइन दे देता हूँ, लोन इज पास्ड। और इसके पहले एक बात हुई थी, मैं जब जा रहा था रूम के अंदर, तब मैंने उस आदमी को देखा, और उस आदमी ने मुझे स्माइल दिया, और स्माइल देकर उसने ऐसा करके एक सिंबल किया, एक जेस्चर, कि मतलब सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। और वी डिडंट इवन टॉक टू दैट मैन, हमने बात की नहीं की थी, तो कुछ पता नहीं था, कि उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। तो अंदर जाकर एक्चुअली वो हो गया, तो मैं तो समझ नहीं पाया। मैं बाहर आया तो वो आदमी नहीं था। मेरी मदर और ब्रदर दोनों एकदम एक दूसरे के साथ कुछ एकदम डिस्कशन में लगे थे, और मुझे देखते ही उन्होंने बोला, तुम्हें पता है वो आदमी कौन था? तो मैं बोला, कौन था? मैं नहीं पहचान पाया। तो बोले, ही वॉज योर ग्रैंडफादर, जो कि मतलब 15 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बोले कि वो थे, एंड आई नो दिस फॉर श्योर, क्योंकि उनका यही वेशभूषा थी पूरी। और ऑफ कोर्स
सेम वैसा ही था। और वो आए ही क्यों थे? वो आए, बैठे, गए, ही इज नॉट देयर नाउ। तो मैं भी बाहर जाके देखा तो ही वॉज नॉट देयर। तो ये एक किस्सा हमारे दिमाग से नहीं हटता है, तीनों हम जो थे, क्योंकि हम तीनों ने देखा। वो आदमी नहीं था बाहर कहीं भी, कॉरिडोर बहुत लंबा था, हमें नहीं दिखे वो। और था ऐसा। ये अभी इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। मतलब बहुत डराते भी हैं और काम भी करते काम भी कर देते। तो ऐसे मैंने किस्से सुने। हम एक शो लिख रहे थे, तो जब हम शो लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लिया था हमने, जिनका ये सब पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं जिनके साथ रियल लाइफ में। तो एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, मैं नाम वगैरह डिटेल्स नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने शेयर किया था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब उनके फैमिली में एक क्या बोलते थे, विवाद जैसा चल रहा था। उनके अंकल उनका बंगला हड़पना चाहते थे एटसेट्रा, क्योंकि इनके पास पेपर्स नहीं थे। और तो फिर वो अंकल बोल रहे थे कि अभी तुम्हारे डैड मर चुके हैं और मैं भाई हूँ उनका, तो ये फ्लैट अभी मेरे नाम पर होगा, और इनको ये बेदखल करने वाले थे। तो वो भी बहुत स्ट्रेस्ड थे। अभी उसका एक ही तोड़ था कि वो पेपर्स ढूंढे कहाँ है कर कर, तो पेपर्स उनको पता नहीं थे। तो जब वो उसमें थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेस में थे, तब एक दिन उनको भी ऐसा फील हुआ कि हॉल में कोई आया है। और वो जब गए हॉल में, तो हॉल में उनको कोई नहीं दिखा, लेकिन जो अलमारी थी वो खुली थी और उसका एक ऐसा पार्ट नीचे गिरा हुआ था। ओके। फिर उन्होंने जाके देखा तो वो पार्ट जो था वो एक कंपार्टमेंट था जो उन्होंने, उनके डैड ने बना रखा था उधर, और उसके अंदर वो पेपर्स छुपाए हुए थे। वाह। वो बताने से पहले मर गए थे, तो वो पेपर्स उनको उस तरह से मिला। और उन्होंने बोला कि डेफिनेटली उस दिन हॉल में कोई था, क्योंकि हमने चप्पल की आवाज़ सुनी, ये सुना वो सुना, दोपहर का टाइम था और कोई नहीं था। और उसी दिन, अगले दिन अंकल आने वाले थे, मतलब कि लॉयर को लेकर। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमें मुसीबत के टाइम पर मदद करने आ जरूर जाते हैं। तो भूत सब बुरे नहीं होते हैं। भूत सब बुरा नहीं होता। बिल्कुल। नील, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतने सारे हॉरर लेजेंड्स, इंडियन हॉरर लेजेंड्स आपने एक्सप्लोर करे हैं। अभी हाल फिलहाल में मुंजा एक मूवी आई है। देन हम याक्षिणी की बात करें, याक्षिणी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन आई गेस पहली बार जिसने याक्षिणी के बारे में लिखा था वो आप थे। तो इंडियन हॉरर लेजेंड्स के बारे में क्या कहानियां है? कौन है याक्षिणी, अगर आप बताओगे? मुंजा कौन है ये? और ऐसे कौन से लेजेंड्स छुपे हैं हमारी इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन हिस्ट्री में? जैसे भूता कोला भी आपने, हम बात कर रहे थे, भूता कोला आई थी, कंटारा ने दिखाई थी, और भूता कोला का रिचुअल आपकी नेटिव प्लेस से है। तो ऐसे इतने सारे छुपे हुए ये किस्से हैं, ये छुपे हुए लेजेंड्स हैं इंडिया में, तो उनके बारे में मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। आपने मतलब सही कहा कि मैंने एक बुक लिखी है यक्षिणी पर, वो 2017 में लिखी थी, लेकिन ये कहना शायद ठीक नहीं रहेगा कि फर्स्ट बुक, क्योंकि उसके पहले यक्षिणियों के ऊपर तो बुक्स तो लिखी होंगी। लेकिन हाँ, जो ये फिक्शनलाइज्ड कहानी जो थी वो फर्स्ट टाइम जो थी वो मैंने अटेम्प्ट की थी, कि मतलब एक यक्षिणी है जो, जिसको शाप लगता है अलकापुरी में। अलकापुरी, ठीक है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। तो यक्षिणी आते कहाँ से हैं? ये डेमी गॉडेसेस होते हैं, मतलब ना तो ह्यूमन ना तो देवियां, बीच में होते हैं। मतलब इनका लेवल अप्सरा के जैसा माना जाता है। अप्सरा जहाँ स्वर्ग लोक में रहती हैं, वहाँ यक्षिणियां एक अलग सी दुनिया है उनकी, जिसको हम अलकापुरी कहते हैं। तो अलकापुरी में रहती हैं। और अलकापुरी के जो राजा हैं वो है कुबेर, रावण के ब्रदर। तो अब ये जो अलकापुरी है, यहाँ हर तरह के डेमीगॉड है, मतलब यक्षिणियां हैं, गंधर्व हैं, और बहुत सारे ऐसे जो डेमीगॉड, मतलब जिनको गॉड का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, बट दे आर हाफवे देयर। तो ये लोग वहां रहते हैं। तो हिंदू लोर में 36 यक्षिणियां हैं, फिक्स्ड 36। और हर यक्षिणी के पीछे एक गुण लगा हुआ है, कि मतलब कोई यक्षिणी आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, कोई यक्षिणी आपको संतान देगी, कोई यक्षिणी आपको यश देगी। मतलब हर यक्षिणी का कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग है जो हमें मिल सकता है। ऐसे मतलब मॉन्स्टर नहीं है वो? नहीं, बेसिकली वो हाफवे देवियां हैं, सेमी देवी। डेमीगॉडेस का मतलब वही होता है। तो अब यक्षिणी को की साधना की जाती है, विच इज अ वेरी एलैबोरेट रिचुअल। ठीक है, बहुत सारे पूजा पाठ, उसमें बहुत कुछ लगता है। तो यक्षिणी की साधना की जाती है, और यक्षिणी की साधना करके उस यक्षिणी को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो उनको वो ब्लेसिंग चाहिए। तो ये तो है, ये पार्ट हमारे लोर में, हमारे माइथोलॉजी में है।
अब मेरी जो स्टोरी है उसमें मैंने ये किया था कि मतलब एक यक्षिणी है फिक्शनल जिसका नाम है रति सुंदरी, और ये जो यक्षिणी है उसको एक फैमिली, महाराष्ट्र की एक फैमिली उसकी साधना करने में लगी हुई है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 6 बेटियां हैं और उनको जो 7वीं संतान होने वाली है उनका भी लड़का चाहिए। तो उस समय कुछ गलत हो जाता है और जो आती है इस औरत की कोख में वो एक यक्षिणी होती है। तो मतलब जिस यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं वो वही आ जाती है, लेकिन वो शापित होके आती है कि अच्छा। उसको अभी एक जन्म यहाँ बिताना है। तो ये जब आती है यक्षिणी बड़ी होती है एज अ गर्ल, एज अ ह्यूमन गर्ल, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होती है। मतलब 15 साल की उम्र में वो एक लेडी दिखने लग जाती है, और प्लस मतलब कहानी तो बढ़ती जा रही है उससे। तो वो मैं अब यक्षिणियों को माना जाता है कि वो कुबेर की जो धन संपत्ति है, कुबेर माना जाता है कि दुनिया की सारी संपत्ति उसके कंट्रोल में है, तो उसकी संपत्ति के रक्षक ये होते हैं यक्षिणियां, और यक्षिणियां ये संपत्ति छुपा कर रखती हैं, अच्छा। मतलब पेड़ के नीचे या कुछ ऐसे, और वो दे आर गार्डियंस। तो ये सारे जो लोर है ना मुझे बहुत पसंद आए। और यक्षिणी अनप्रेडिक्टेबल भी होती है, अनप्रेडिक्टेबल इन द सेंस आप उसकी पूजा पाठ करो तो वो आपको ब्लेसिंग देगी, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो शाप भी हो सकता है। तो मतलब नॉट लाइक गॉड्स कि भगवान तो आएंगे तो आपको वरदान ही देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये इट कैन गो एनी वे। तो इस पर जो ये बुक थी वो मेरी जो बुक थी जो एक बेस्ट सेलर टाइप हो गई, लोगों ने फिर बहुत चर्चा की उसकी। तो ये एक मेरा जोन बन गया फिर इंडियन हॉरर लेजेंड्स। इंटरेस्ट तो पहले से था, अघोरियों का इंटरेस्ट था जब अघोरी, हाँ, अघोरी जैसे आपने पहले भी बात करी, अघोरी का एक शो आता था, फिर आपने अघोरी के ऊपर एक किताब भी लिखी है। फर्स्ट बुक था उसका बेस कॉन्सेप्ट अघोरियों पर ही था। मतलब अघोरी मुझे बहुत फैसिनेटिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि देखो वो तो भक्त हैं। कौन होते हैं अघोरी? मतलब इतना सब कंफ्यूजन है, सब हम लोग अलग अलग तरीके से अघोरियों को देखते हैं। इसलिए है क्योंकि अघोरी बहुत ही सीक्रेटिव एक सोसाइटी है, और वो लोग ज्यादातर अपने बारे में बात नहीं करना चाहते, ना तो वो ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो अघोरी जो होते हैं वो बेसिकली वो लोग शिव भक्त हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी इंटेंस है, इतनी अघोर है, वो शब्द ही है वहां, तो कि मतलब लोग उससे डर जाते हैं। अब वो मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अघोरियों का इतना फिक्स्ड कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जहां तक मैंने पढ़ा है और थोड़ा डिस्कशन किया है थोड़ा बहुत, तो ऐसा होता है कि अघोरी है ना फोर्सेस ऑफ नेचर को भी संभालते हैं कि मतलब कुछ विनाश ना हो कुछ। ये वो लोग रहते हैं कब्रिस्तान में, मतलब इन सिमेट्रीज, क्रेमेटोरियम एक्चुअली। वो लोग पहनते जो कपड़े हैं वो भी मतलब जो लाशों पर हम बिछाते हैं जिसे श्राउड कहते हैं वो पहने रहते हैं। उनके जो बाउल्स रहते हैं जिसमें से वो खाना खाते हैं पानी पीते हैं वो भी स्कल्स रहते हैं, या ऐसा कुछ रहेगा। और उनकी एक इनिशिएशन राइट है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, एक इनिशिएशन राइट होती है उनकी कि अगर आपको अघोरी बनना है तो इट्स नॉट ईजी। तो सबसे पहले तो आपको आपके घर से पूरा नाता तोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से फिर मिलना नहीं है जिंदगी भर। आपको रहना है लाइक इन द डेड बॉडी वर्ल्ड पूरी तरह से। वही रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, उसी से आपको जीना है। आपको भक्ति करनी है, आपको फिजिकली बहुत फिट रहना है क्योंकि अघोरी योगा में बहुत मानते हैं और उनका योग भी एक किस्म का अलग योग है। और ये पार्ट है जो मतलब थोड़ा है कंट्रोवर्शियल, यू हैव टू कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश। मतलब आपको इंसान की बॉडी खानी पड़ती है, डेड बॉडीज, मतलब जो लाश लाई जाती है उसके जो राख हो जाती है उसमें से जो बचा हुआ रहता है वो आपको कंज्यूम करना है। और वो कंज्यूम इसलिए करना है क्योंकि एक बिलीफ है, ये बिलीफ ये है कि हमारी जो बॉडी है वो डिवाइन है, वो भगवान ने दी हुई है, तो उसका एक टुकड़ा भी मतलब ऐसा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अगर आप करोगे तो आपको वो एक अघोर में वेलकम हो जाता है। तो ये मुझे ये डरावना भी है लेकिन ये भक्ति भी है। और अघोरी जो है वो रहते हैं सोसाइटी से अलग रहते हैं, बिल्कुल सोसाइटी से अलग रहते हैं। और जैसे अगर आप कभी ऐसे ग्रेवयार्ड गए हो या जहाँ पे लाशें हुई हैं, लाशें जली हैं, एक अलग नेगेटिव एनर्जी फील होती है। और उस नेगेटिव एनर्जी में रहना दिन रात, वही सारी चीजें, मतलब आप देख रहे हो कि बॉडी जल रही है आपके आसपास और उसी में बैठे हुए हैं,
उसी में यज्ञ कर रहे हो अपने। यज्ञ कर रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत डाउटफुल बात है, मतलब क्या ये सिद्धि पाना चाहते हैं या क्या ये डरावने किस हिसाब से हैं, है ना, तो वो है क्या है? तो ये कंफ्यूजन रहता है, जिसको मैंने ये अपने बुक में एक्सप्लोर करने की भी कोशिश की थी, जो मायाज न्यू हस्बैंड में फर्स्ट बुक थी। तो हाँ, तो है, बहुत सारे किस्से कह सकते हैं। जैसे एक एक्सप्लोर कर रहा था मैं तब, ये किस्सा निकला था। एक फ्रेंड है मेरी, तो उसने कहा था कि वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, ट्रैकिंग करते करते उन्होंने रात को कैंप किया, तो जंगल एरिया ही था, क्योंकि लंबी ट्रैकिंग थी, 3 दिन की ट्रैक थी, तो वो उधर कैंप करके बैठे थे। तो रात को ये लोग देख रहे हैं कि जंगल में कहीं तो अंदर आग जल रही है। तो उनको लगा कि मतलब ऐसे ही आग लग जाती है ना जंगल में, तो देखने गए तो ये अघोरियों की साधना चल रही है डीप इन द जंगल, कोई नहीं है आगे पीछे, और ये लोग मतलब बैठे हैं ऐसे सर्कल में, 4-5 अघोरी थे, एक आग जलाई है उन्होंने, और वो लोग कुछ खा रहे हैं, और मतलब है ना, कुत्ते भी हैं, वाइल्ड डॉग्स उनके इर्द गिर्द आए हैं, और वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, सेम जो है वही खा रहे हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग के मंत्र और सब चल रहे हैं। ये लोग इतने डर गए, तो बस भाग निकले। हम वो पूरी पूजा है, पूरा यज्ञ इतना डरावना और वो है। यज्ञ किस लिए कर रहे थे वो ना, वो भी एक डर रहता है ना, वो भी डर मतलब रहता है। क्या वो लोग लाना चाहते हैं। हाँ, क्या वो कुछ काला जादू कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि, और तुम उस एनर्जी के आसपास अगर आ रहे हो तो तुम कौन सी एनर्जी घर लेके जाने वाले हो। अगर आप साइकोलॉजी में जाओ ना इसकी, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो कर रहे हैं, इनकी मान्यता ये है कि दे आर डूइंग इट फॉर दुनिया की भलाई के लिए या सब अच्छाई के लिए, लेकिन हमें उससे, हम समझ नहीं पाते हैं उसे। बेसिकली बात वो है ना, बेसिकली ये है कि वो भी तो भक्ति है, तो वो लोग भी जो कर रहे हैं वो भक्ति से ही कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी भक्ति का एक्सटेंट क्या है, मोटिव क्या है। तो शायद डर मेनली वहां से आता है। हॉरर में मैं एक चीज सीखा हूं कि डर, आप जितना भी डिफाइन करो हॉरर को, एक शब्द में बता सकते हैं तो दी अननोन, जो हमें समझ नहीं आता है, वो हॉरर है। वो हॉरर। मुझे डेथ के बाद क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, तो दैट इज हॉरर फॉर मी। किसी को वो समुंदर को देख लेते तो उनको पता नहीं है कि समुंदर के अंदर क्या है, तो उनके लिए वो हॉरर है। अंधेरा हॉरर इसलिए क्योंकि अंधेरे में हमें चीजें दिखाई नहीं देती। स्पेस भी हॉरर इस वजह से है। एलियंस हॉरर इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है वो कहाँ है। जितना भी आप हॉरर देखो, इट्स जस्ट अननोन। अगर कोई चीज नोन है तो वो हॉरर में नहीं बैठती है। तो उससे इतना डर नहीं लगता। ऐसे जो चीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, पता नहीं है, अनसर्टेन है, वो डराती हैं। आई थिंक लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डराती हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, पेपर, लोन के पेपर साइन होंगे, अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे, और वो आदमी आए कौन थे। आदमी आए कौन थे। अब मतलब 20 साल से ऊपर हो गया, अब हाँ, हमें वो कहाँ गए, एक और आए और चले गए, क्यों, क्या था उसके पीछे का रीजन। और मतलब वो सब ठीक था, मतलब ही कुड हैव बीन ना, कोई भी आदमी हो सकते थे, लेकिन वो जेस्चर क्या था। और उसके बाद तुरंत काम हो गया, वो कैसे पॉसिबल है। मतलब सब कुछ ऐसे कोइंसिडेंस कैसे वर्क करते हैं। तो नील, अभी आपने देखा मुंजा करके एक फिल्म आई है, तो मुंजा का भी बड़ा एक हॉरर लोर है, उसके बारे में आप। मुंजा तो महाराष्ट्र से, जहाँ से बिल्कुल। मैं आता हूँ, मुंबई। तो ये जो लोर है, वो लोर तो अभी सबको पता है क्योंकि मूवी आ गई और सब, कि मतलब एक जो थ्रेड सेरेमनी से पहले जो मर जाते हैं ना, तो उनका इच्छा जो रह जाती है, तो ये जो लड़के हैं, ब्राह्मण लड़के होते हैं, ये लोग बन जाते हैं, मुंजा बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। ब्रह्म राक्षस एक टाइप के ब्रह्म राक्षस हैं ये। तो मुंजा बेसिकली क्या होता है ना, ये फिल्म आने से पहले, अभी फिल्म में भी वैसे ही है कि लोग ऐसा कि दे आर प्लेफुल क्रीचर्स, मतलब बच्चे रहते हैं ना, तो हाँ थोड़ी शैतानी में रहते हैं। वो लोग घर में आएंगे, कुछ डिस्टर्ब करके जाएंगे। जैसे जर्मनी में पॉल्टरजाइस्ट है, जो नॉइजी घोस्ट जो बोलते हैं, किचन का सामान तहस नहस करके, आवाजें करके, कबर्ड खोल बंद करके, है ना, वैसे घोस्ट होते हैं ये मुंजा। ये ज्यादा हार्म नहीं करते हैं, और इनको क्या रहता है कि एक डिजायर रहती है इनकी, कि इनकी शादी नहीं हुई रहती है, तो उनको एक डिजायर ये रहती है कि आई एम स्टिल, क्या बोल सकते हैं, अभी वो वर्ड यूज करूँ तो, वर्जिन। तो ये एक डिजायर के वजह से मुंजा का थोड़ा लोर ज्यादा स्प्रेड होता है, कि मतलब कोई अगर लड़का हो, ब्राह्मण लड़का हो, क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ के स्टेजेस होते हैं, और लाइफ का आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हो जिसकी शायद आपको, आप में डिजायर थी, बहुत स्ट्रांग डिजायर थी, मतलब शादी करनी थी आपको,
तो ये एक केस है। और पिशाच के बारे में पूछ। पिशाच ज्यादा डरावने हैं। पिशाच तो जहां हम मुंजा मतलब कॉमेडी टाइप और प्लेफुल टाइप बात कर सकते हैं, पिशाच की बात नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि पिशाच बहुत तरह के पिशाच होते हैं। तो मैंने जो बुक लिखी थी मैं उस पिशाच की बात करता हूँ। वो था एक क्रोध पिशाच, एक पर्टिकुलर टाइप है पिशाच का। और ये भी बेसिकली वही है कि मतलब अगर कोई इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन से मर जाए, मतलब उसमें उस टाइम पर चाहे बिट्रेयल, मतलब उसके साथ कोई दगाबाजी हो और उसमें वो मर जाए, सडनली किसी ने आपको दगा दे दिया और आपको मार डाला, और आपको एंड मोमेंट पे पता चलता है कि आपको इस इंसान ने दगा दिया था। आप जिसमें टोटल बिलीफ रखते थे उसी इंसान ने आप पर पलटी खाई। तो वो जो इंसान है जो मतलब ऐसे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये रीबॉर्न होते हैं, या मतलब इनको मुक्ति नहीं मिलती है, रीबॉर्न की बात नहीं होती है, या इनको मुक्ति नहीं मिलती है और ये लोग पिशाच बन जाते हैं, ऐसा बिलीफ है। और एज अ पिशाच उनमें वो गुस्सा जो रहता है, लाचारी एक होती है, एक है गुस्सा, एक है बदले की भावना, ये सब मिक्स होकर जो उनके दिमाग में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस वजह से वो इतने मतलब पूरी दुनिया पर वो तबाही मचाना चाहते हैं। सो वो लोग घूल्स रहते हैं। अभी इंग्लिश में अगर कहें तो पिशाचेस घूल कैटेगराइज्ड एज। तो ये लोग ब्लड भी सक करते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, एंड बेसिकली ये लोग हर जगह वहां पाए जाते हैं जहां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हो। तो पोजीशन भी करते हैं लोग। हाँ, पिशाच का पोजीशन जो है उसको सबसे वर्स्ट पोजीशन माना जाता है इन मतलब हिंदू माइथोलॉजी में। अगर हम बात करें तो वो निकालना सबसे मुश्किल है। तो जो दूसरे पोजीशन तो बहुत सारे स्पिरिट से हो सकता है, लेकिन जो पिशाच का पोजीशन है, स्पेशली क्रोध पिशाच का पोजीशन, वो सबसे खतरनाक है। तो ये जो लोर की बातें हम जो कर रहे हैं ना, ये एज आई सेड ये मेरा सबसे फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। तो आपने मुंजा की बात की, तो मुंजा से रिलेटेड एक और स्पिरिट है जिसको बोलते हैं चकवा। वो भी महाराष्ट्र से है। अब मुझे लगता है कि चकवा पे फिल्म बनेगी नेक्स्ट। तो चकवा का क्या है, उसकी ऐसी ओरिजिन स्टोरी नहीं है जैसे मुंजा की एक ओरिजिन स्टोरी है कि एक डिजायर रह गई, मर गया, एक्सेट्रा। तो चकवा की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। इसको बिलीव किया जाता है कि ये एक डिमोनिक स्पिरिट है जो जंगल में है, जस्ट है, और वो कहाँ से आया पता नहीं, वो सिर्फ जंगलों में है। और उसका क्या काम है, वो लोगों को भटकाता है। अगर आप जंगल में गए और आपको ये चकवा दिखा, जो कि एक इंसान की तरह ही दिखेगा आपको, मतलब वो वेश ले सकता है, एक्चुअली वो डीमन है, पूरा काला फिगर है वो, लेकिन वो इंसान का रूप ले सकता है और वो आपको भटकाएगा। और आप भटकते हुए होगे और आप वहीं रह जाओगे जंगल में, आप वापस नहीं आ पाओगे। तो चकवा सिंगुलर है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत सारे चकवे हैं दुनिया में, एक ही है। और वो एक ही आपको इतना भटकाते रहता है, और उसका कोई डेथ नहीं है, उसका कोई बर्थ नहीं है, वो है। तो छलावा जैसे जैसे हाँ, कहते हैं जिसे कि छलावा कहते हैं, मध्य प्रदेश में शायद छलावा हाँ। फेमस है। तो ये एक चकवा है जिसको बहुत ही विशियस भी माना जाता है। अच्छा, मतलब जान बहुत भी ही ले लेता है डरावना, वो। हाँ, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये कहानियां अलग अलग जगहों से आती हैं। आसाम में तो आपको शायद पता भी होगा कि ये जो स्पिरिट है, एक बाघ नाम का जो स्पिरिट है, जो एक फिश ईटिंग डीमन है। तो वहाँ तो फिशरमैन रहते हैं बहुत सारे। तो अगर कोई फिशरमैन मर गया और मतलब मछली लेने जब वो जा रहा है तब वो डूब के मर गया या नाव से गिरकर मर गया, तो उसका स्पिरिट वहाँ घूमते रहेगा उस पानी में। और फिर बाकी के फिशरमैन वहाँ जाने से डरेंगे, और कभी भी ये बाघ आ सकता है। और ये जब बाघ आएगा तो इसका वेंजेंस एक ही है, इसका दिमाग में यही है कि मेरी मौत हुई तो अभी तुम लोग क्यों मछली पकड़ सकते हो ना, तुम लोग की भी मौत होनी चाहिए। और वो आपको पानी में ले जाएगा, आपको डुबा देगा। और उसका एक ही तोड़ है, और ये तोड़ थोड़ा फनी है। उसका तोड़ यही है कि आपको मछलियां रखनी है आपके बोट में, सड़ी हुई भी चलेगी, रखनी है। और अगर ये कहीं से आते हुए दिखा आपको, मतलब पानी में कहीं मूवमेंट हो रही है दूर से, स्पेशली रात को, तो एक दो मछली पकड़ के फेंक दो उधर उस तरफ, क्योंकि उसको मछली बहुत पसंद है, तो वो लेके चला जाएगा। तो अगर देखने में ऐसा लगता है तो इसको फनी ट्विस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन है डरावना। अगर आप
रात को जा रहे हो बोट में और पानी हिलने लगा तो आपके दिमाग में तो हजार चीजें आएंगी। मतलब मुझे याद है कि रात में अगर मैंने कोई बोट राइड करी है तो ऐसा तो होता नहीं है कि लाइटें होती हैं, अंधेरा होता है बिल्कुल समुंदर के अंदर। तो फिर उस अंधेरे में अगर कोई ऐसा मूव करता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम्हें नीचे की तरफ खींच रहा है तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे, कांप जाओगे अंदर से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है। क्या करना है? तो ये है एक अचेरी का जो लेजेंड है, वो भी बहुत फेमस है। अचेरी? अचेरी हिमाचल, माउंटेन एरियाज। तो यहाँ ऐसा बिलीव किया जाता है कि मतलब एक लड़की थी पहले, बहुत पहले, पेरेंट्स के साथ गई थी कहीं पहाड़ों में घूमने, और वो गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो लड़की है वो उस टाइम पर मतलब जब वो मर गई तब उसको ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं पिकनिक में जा रही थी, घूमने जा रही थी पहली बार, पेरेंट्स ने मतलब बहुत टाइम से कह रहे थे कि लेके जाएंगे, और मुझे वो देखने नहीं मिला। तो उसका जो स्पिरिट है वो अभी भी वहाँ हिमाचल में उन पहाड़ों में है, और वो क्या करता है, वो अभी भी असंतुष्ट है कि मतलब मुझे वहां जाने नहीं मिला। और अभी भी उसे अगर कोई बच्चे दिखे जो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, वो उनको छीनने की कोशिश करेगी। और उसका एक ही ये है कि उसको लाल रंग जो है वो बहुत पसंद है, तो अगर आप कुछ लाल पहनोगे तो वो नहीं आएगी आपके पीछे। अच्छा, लाल पसंद है तो आपको वो छोड़ देगी? छोड़ देगी क्योंकि आपने मेवा पसंद वाला रंग पहना है। तो ये एक ऐसी छोटी छोटी हाँ, कहानी। मतलब इन सब फोकलोर्स में कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ना कि कितने नुस्खे जो हैं, इनके सोल्यूशंस जो हैं कितने सिंपल से हैं। वो फैसिनेटिंग है कि हाँ, मतलब सिर्फ डर ही नहीं है, एक नुस्खा भी। नुस्खा भी है। और जैसे हम स्त्री की भी बात करते हैं, स्त्री 2 भी अब आने वाली है, तो जो दीवारों के बाहर वो लिखते थे ओ स्त्री कल आना, जो एक्चुअल लेजेंड है नालेबा का, वो भी इसका मतलब भी है कल आना। तो मतलब चुड़ैल दीवार पे देख के पढ़ रही है कि कल आए, और वो कल आ रही है। तो कैसे अलग तरीके के नुस्खे हैं। अगर अगर आप इसको एनालाइज करो, आई एम श्योर कि आपने भी ये एनालाइज किया हुआ है, जितनी भी ये हॉरर फोकलोर स्टोरीज हैं, ये कहानियां हैं एज अ वे ऑफ टीचिंग अस समथिंग। अभी ये भी जो कहानी है, अभी चकवा की जो कहानी कही मैंने, तो वो भी वो है कि मतलब आप जंगल में ना जाओ रात को, या मच्छी पकड़ने ना जाओ रात को। या अगर आप मोहिनी की कहानी सुनो तो मोहिनी भी ऐसे ही है कि मतलब कोई ऐसे स्त्री दिख गई तो उसके पास मत जाओ। हमें दादा दादियां बहुत ये कहानियां कहती थी कि मतलब एक लंबा सा आदमी आएगा उठा के ले जाएगा, रात को मत घूमो। तो ये भी एक कॉशनरी टेल है ना, मतलब कि ये चीजें आप ना करो। तो ये जितनी भी हॉरर की स्टोरीज है, फोकलोर स्टोरीज है, उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है कि लोगों को सिखाएं एक तरह से कि गलत काम मत करो। तो ये हॉरर का मतलब पॉजिटिव स्पिन है। बट नील, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका हॉरर का? पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा और मेजर पर्सनल एक्सपीरियंस ये उस टाइम पे हुआ करता था जब मैं क्लासेस लेता था, और वो है मेरा स्लीप पैरालिसिस। ओके। तो ये जो एक पीरियड था मेरे लाइफ में, मतलब 2-3 साल मुझे कॉन्स्टेंटली स्लीप पैरालिसिस होता था, और वो होता था दोपहर को। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो अगर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तो ऐसा फील होता है कि मतलब आप सो रहे होते हो, नींद में आपकी नींद खुल जाती है। अब मेरे साथ जो होता था पर्सनली, अगर मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है, मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब मैं जाग चुका हूं, मेरी आंख बंद होती थी लेकिन फिर भी मुझे पूरा एनवायरनमेंट दिखता था कि क्या क्या है। मतलब अब दोपहर का टाइम था, ये मुझे हमेशा दोपहर के नैप्स में ही होता था। तो दोपहर का टाइम हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स सब घर पे चलते हुए मुझे दिखते थे, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ ऐसे, ठीक है। और ऐसा लगता था कि किसी ने बांध के रखा हुआ है। टोटल मेरे हाथ भी नहीं मूव कर, कि उंगली भी मैं नहीं हिला पाता था, मेरे लेग्स भी एकदम फुल टाइट, और मैं गर्दन भी नहीं हिला सकता हूँ। और ऐसा फील होता था कि मतलब मैं मर चुका हूँ टोटल। और उससे निकलना है मुझे, ये कॉन्शियसनेस था कि मुझे इससे निकलना है, लेकिन मैं निकलूं कैसे? कुछ बांध के रखा हुआ है।
जब आप बेड पे लेटे हुए बेड हो, पे आप लेटे हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हो अंदर से कि हाँ, आप उठ जाओ, लेकिन आप उठ नहीं पा नहीं रहे हो। उठ पाता था मैं। और ये तब होता था जब मतलब एक मेरी नींद खत्म होकर जब आप जागने होते हो ना, उस टाइम पर, जिसको हम हिप्नोपॉम्पिया का पीरियड कहते हैं साइकोलॉजी में, तो उस समय पर मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब अब मैं किसी को आवाज दूं, किसी को बोला पापा बुलाऊं या मम्मी बुलाऊं या जो भी है, तो लेकिन मेरा गला भी नहीं, मतलब आवाज यहाँ तक बहती थी लेकिन वो शब्द बाहर नहीं निकलता था, मतलब पूरी तरह से लिप्स, जॉज भी है वो भी पूरे सील्ड, ऐसा फील होता था। और ये जो फीलिंग था ये अबाउट 30 सेकंड तक रहता था, 30 सेकंड, और 30 सेकंड मुझे पूरी तरह से पता चलते थे कि ये 30 सेकंड है, फुल कॉन्शियसनेस, और फिर अचानक मैं खुल जाता था, जैसे कि कोई जो रस्सी मुझे बांध के रखी है वो टूट गई हो। और ये रिपीटेडली होता था आपके साथ? और ये मेरे साथ हर दोपहर को होता था, जब ये मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब मैं 25-26 का था। तो एक्चुअली क्या होता था, मैं उस टाइम पर क्लासेस लेता था, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, और मैं सुबह भी जाता था पढ़ाने फ्रॉम 9 to 1 o'clock तक। फिर मैं घर पर आता था लंच के लिए, 1 घंटा मैं नैप करता था, 1-2 घंटा, और फिर मैं शाम को फिर से जाता था, और रात को आता था सीधा 11 बजे। तो उस टाइम पर मैं बहुत मेहनत करता था, मतलब बॉडी पूरी टूट जाती थी, और सिर्फ ये 1 घंटा मिलता था नैप के लिए, और उस टाइम पे मुझे ये स्लीप पैरालिसिस होता था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मतलब 1 घंटा मैं आराम करने आता हूँ और उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर ये मेंटल चीज़ों की बात नहीं होती थी ज़्यादा। ये एक दिन इसका जो इंसिडेंट था तब वो तो ये भी नहीं पता था कि वो स्लीप पैरालिसिस होता है। होता है, ये तो ये क्या मुझे हो रहा है यहाँ, टर्म अभी फिनोमेना? पता चला, हाँ। उस टाइम पे मुझे ये टर्म भी नहीं पता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मतलब इसका पिनेकल है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट ऐसा था कि मतलब स्लीप पैरालिसिस का अटैक ही था। मुझे पता चला कि ठीक है मैं अभी जकड़ा हुआ हूँ एज यूजुअल, और अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, अभी 30 सेकंड मुझे कैसे भी निकालने हैं। ऐसा बोलने में लगता है कि कल ही 30 सेकंड, बट वो इनफाइनाइट लगता था उस टाइम पर। और बीच में कुछ हुआ, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो बेड पे ही है, लेकिन मैं उठ गया और मैं ना फ्लोट हो रहा हूँ, मतलब मैं पूरा बॉडी ऐसा राइज हो रहा है। ये मुझे टोटल फील हुआ कि मैं बॉडी पूरी तरह से राइज हो रहा है, राइज होके मैं जा रहा हूँ सीलिंग पर, और सीलिंग पर मैं रुक गया, और वहां मैं टर्न करके देखता हूँ तो मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। तो मैं ऊपर भी हूँ, मैं नीचे भी हूँ, और ऊपर से जब मैं देख रहा हूँ तब कुछ तो बैठा हुआ है मेरे चेस्ट पे, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में ये बहुत कॉमन है। एक ऐसा जो फोकलोर है, कहा जाता है कि मतलब एक ब्लैक डीमन आपके ऊपर बैठेगा। तो वो मैंने एक्चुअली फील किया, सेंस किया, देखा, अब जो भी टर्म दो वो मैंने देखा है। ये फिर मैं स्लीप पैरालिसिस टूट गया और ये सब गायब हो गया, आई वॉज बैक। तो ये इतना डर गया था मैं, मैंने फिर दोपहर को ये सोना बंद कर दिया पूरी तरह से, और फिर तो मैं मतलब टोटली अपने काम में ज्यादा लग गया। अब इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मुझे उस टाइम पर नहीं पता था, लेकिन अभी पता चलता है, और वो ये है कि उस टाइम में मैं मेहनत बहुत करता था, फिजिकली मैं पूरी तरह से अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता था। तो ये स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका ब्रेन जाग जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी टायर्ड है। बॉडी को सोना है, लेकिन आपके ब्रेन को जागना है, क्योंकि जाना है अभी क्लासेस वापस। तो ये जब होता है ना, ब्रेन और बॉडी का तालमेल नहीं बैठता है, और इस टाइम पर स्लीप पैरालिसिस होता है। और ये स्लीप पैरालिसिस अब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, लेकिन जो ये मैंने देखा था, हाँ, मतलब उसका वो क्या एक्सप्लेन उसकी कर। क्या अब एक्सप्लेनेशन? इसका मैं और एक पहलू बताता हूँ। तो जो मैं सोता था, अब ये पता नहीं मैंने शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन कर लेता हूँ। जहां मैं सोता था, जो बेड था, जो कॉट था, वो कॉट हमें किसी ने दिया था, किसी घर से, किसी एक दूसरे घर से आया था हमारे घर, और उसको बालकनी में रखा था, क्योंकि बालकनी में ऐसे ही पड़ा रहता था, वो वहां में जाके सोता था, कोई डिस्टर्ब न करे करके। अब ये कॉट जो था, वो हमें बाद में पता चला कि उस फैमिली में 11 डेथ्स हुई थी, और जितने भी लोग मरे थे अलग अलग तरह से मरे थे। कोई एकदम ओल्ड एज से मरे थे, कोई एक
टेरेस से गिरकर मरा था, एक ऐसे अलग अलग किस्से थे। जितने लोगों ने अपना मतलब लास्ट मोमेंट्स स्पेंड किए थे उस घर में, उसी कॉट पे सोए थे वो, और इसीलिए उन्होंने वो कॉट निकाला था और वो किसी तरह घूम घूम के हमारे घर में आया। फिर उस कॉट को आपने बाहर फेंका कि नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ। अब तो बहुत ही कम होता है मेरे साथ, अभी भी होता है लेकिन बहुत ही कम, और अभी मतलब 30 सेकंड का भी वो ड्यूरेशन नहीं रहता, बहुत कुछ सेकंड्स में हट जाता है, निकल जाता है वो फीलिंग, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। अभी आपकी ये जो हमारी ऑडियंस है, इनमें से भी अभी बहुत लोग कमेंट्स में बताएंगे कि स्लीप पैरालिसिस हमारे साथ भी हुआ है। और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये होता क्या है। उनको ऐसे ही लगता है कि ये कोई फीलिंग है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ही जब आप उसमें जाओ और आप खुद एक्सपीरियंस करो तब आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है। तो इसका क्योर क्या है नील? मतलब दवाइयां आती हैं कोई ऐसी, या फिर आप अपनी बॉडी को बोलो कि भाई थोड़ा सा? ये एक बॉडी का क्या बोलते हैं, वार्निंग सिग्नल है कि आप अपने आप को खुद बहुत तोड़ रहे हो, अभी थोड़ा तोड़ना कम करो शायद। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ ये नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, तो कुछ है, लेकिन ये जो है ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। तो इसमें मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि स्लीप पैरालिसिस है, और प्लस एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ। और एक किस्सा अगर बताऊं तो ये अभी की बात है, रिसेंट, इनफैक्ट इतना रिसेंट कि मतलब अभी भी होता है ये मेरे साथ। तो जब मैं जाता हूँ, मतलब मेरा एक राइटिंग सिस्टम है, मैं ऑथर हूँ, राइट, हॉरर लिखता हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो अपने घर पर बैठकर ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे जाना होता है, तो मेरा एक क्वर्क है अगर आप कहो, मैं ऐसा एक लोनली सा होटल रूम पकड़ लेता हूँ जहाँ आसपास में कुछ ना हो, शांति हो, और वहाँ मैं होटल रूम में अपने आप को बंद करके एक 5-10 दिन लगाकर मैं अपना आउटलाइन प्रिपेयर करना हो, या कोई स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट चाहिए या ऐसा कुछ हो, तो मैं वो उधर बैठकर ये करता हूँ। तो इन होटल रूम्स में बहुत सारी बार मेरे साथ ये किस्से हुए हैं जब मैं हॉरर की स्टोरीज लिखता हूँ। तो एक किस्सा तो बहुत फेमस है जो मतलब, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में इसकी बात भी की है। ये चंडीगढ़ में हुआ था। सेक्टर 17 में मैंने एक होटल बुक किया और उधर में रहा था। ओयो का छोटा सा रूम था, ज़्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है ऐसे। तो मैं लिख रहा था एक सीन, और वो सीन भी था वशीकरण का सीन था। तो पूरी बात वो मुझे लिखना था वो, तो मैंने स्टार्ट किया करीब करीब मतलब डिनर के बाद 8 बजे कुछ, और मैं लिखते लिखते रात हो गई। अब एकदम मैं वो सीन में घुस गया था। ये वशीकरण है ना आफ्टर ऑल, तो उसमें घुसना ही पड़ता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो मंत्र बोलेगा, ये बोलेगा, क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूरा चल रहा था मेरा और मैं लिख रहा था। लिखते लिखते मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अभी होटल रूम पूरा वाइट पेंटेड वॉल्स, हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ कुछ है। तो मैं लिखने के फ्लो में था, उतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब कुछ होगा। मैं ऐसा घूम के देखा तो कुछ नहीं था, और लिखने लगा तो फिर से वो देखा, प्लस वो मूवमेंट भी आया। फिर तो मैं देखा कि मतलब कुछ है, कोई खड़ा है। मतलब दरवाजा में पीछे था रूम का, तो कोई घुस के आ भी सकता था, लेकिन मैंने टाइम देखा 2 बज रहे थे रात के। फिर से वही कि मतलब कोई नहीं है। उसके बाद मैंने थर्ड टाइम जब देखा तो 1 सेकेंड तक तो वो ज्यादा रहा, और उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि एक काला सा शैडो है, और वो शैडो मतलब फ्लोर टू सीलिंग इतना लंबा, फ्लोर टू सीलिंग। और ये कहाँ था, मतलब एक वार्डरोब जो रहता है, वार्डरोब के बगल में, वार्डरोब के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसा खड़ा है, और वो ऐसे घूमता, वो निकल गया, लेकिन मैंने उस झलक में देखा था उसको, फ्लैश को। ये था, इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसे हम कहते हैं शैडो पीपल। तो शैडो पीपल जो रहते हैं, ये एक वेस्टर्न पैरानॉर्मल साइंस का बिलीफ है कि शैडो पीपल हमारे हर जगह हैं। ये क्या है हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्माएं हैं, डेड स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटर डायमेंशन है जिसमें से वो क्रॉस कर आते हैं, जिसे जिन होते हैं। तो इंटर डायमेंशनल क्रीचर्स हो सकते हैं जो आते हैं। और ये आते कैसे हैं हमारे लाइफ में, अब ये सोचोगे ना तो मेरे साथ ये बहुत कनेक्ट होता है। ये आते तब है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको प्रोवोक करे, मतलब उनको उकसाए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल या आप खुद भी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो? आप उनको एक तरह से इनविटेशन दो, तब वो आएंगे आपके पास। और मेरा इनविटेशन चल रहा था, मैं वशीकरण का सीन लिख रहा था, मैं हॉरर लिख रहा था। जब मैं हॉरर लिखता हूँ तब ये ऐसे फीलिंग्स मेरे साथ बहुत जगह पर हुए हैं कि मतलब कोई मुझे देख रहा है, और ये सिर्फ एक आभास नहीं है, आई एम श्योर कि ये हैलुसिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक एक्चुअली मुझे वो फिगर्स दिखते हैं, और जब वो दिखते हैं ना तब मुझे पता चलता है कि मैं सीन अच्छा लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वो नहीं आएंगे ना। तो ये इनफैक्ट मेरे नॉवेल के टाइटल पे मुझे लिखना पड़ेगा, ब्लेस्ड बाय द शैडो पीपल। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। मतलब मुझे भी शुरू में जब मैंने खूनी मंडे स्टार्ट किया था, जब हम हॉरर स्टोरीज लिखते थे, तब मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी। मैं रात में सो रहा होता था तो मुझे बॉम्बे में ही था मैं, तो तब मुंबई में ही था मैं, और मुंबई में बारिश का सीजन था, जुलाई अगस्त में चालू किया था मैंने, स्टार्ट किया था ये। तो तब मैं रात में कहानी लिखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद मैं लेटा रहता था, तो मुझे विंडो में ऐसा लगता था कि बारिश पड़ रही है और बारिश के पड़ते पड़ते कोई खड़ा हुआ है बाहर जो मुझे देख रहा है, ऐसी बिल्कुल काली शैडो में। बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, लंबा सा कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड सी फिगर जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि है क्या, बट वो किसी ने स्ट्रेच कर दिया है शायद उसे, ऐसा लग रहा था कुछ काला, और वो ऐसा दिखता था मुझे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया ये सब कि ऐसा चल रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटा तू नजर उतार लिया अगर अपनी। तो तब से मैंने नजर उतरवानी शुरू कर दी। इंडियन मम्मीज का सबसे बड़ा नुस्खा वही है, नजर उतार। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया, आपने एक किताब भी लिखी है सुपरस्टिशंस, नींबू मिर्ची, ब्लैक मैजिक के बारे में। इनफैक्ट आपने अभी वशीकरण की भी बात करी, शैतान आई थी कि एक लड्डू दे दिया उसने, एक स्ट्रेंजर ने, और उस लड़की ने वो कंज्यूम कर लिया और वो वश में हो गई उसके। तो ये सब बातें सच में होती हैं। डिस्क्लेमर डाल देते हैं पहले कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करना चाहते। तो ये देखो, ये बहुत फैसिनेटिंग साइड है कि इंडियन लोर का, हमारे कल्चर का, कि हम बिलीव करते हैं कि चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन हम अगर कुछ करेंगे तो वो बच सकती हैं वहां से। मतलब एक प्रिवेंशन के तरह से इसको लिया जाता है। तो नींबू मिर्ची पर मैं जब बुक लिख रहा था तब मैंने बहुत रिसर्च किया था कि मतलब नींबू मिर्ची होता क्या है, इसको लगाया क्यों जाता है हर जगह है वो। तो तब कहानी ऐसी निकली कि गॉडेस लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी जो है, उनकी एक ट्विन सिस्टर है अलक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी भगवान हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी लाती हैं, सक्सेस लाती हैं, सब पॉजिटिव चीजें लाती है, अलक्ष्मी वो सब लेकर जाती है, मतलब आपको दुर्दशा दिखाएगी पूरी तरह से। तो अलक्ष्मी को घर में नहीं आने दिया जाता, तो उसको रोकने के लिए ये नींबू मिर्ची लटकाई जाती है, क्योंकि अलक्ष्मी को क्या है ना, खट्टी चीजें बहुत पसंद है। अच्छा, ऑपोजिट ऑफ लड्डू, देवियों को लड्डू देते हैं, इनको खट्टी चीज देनी होती है। तो अगर खट्टी चीज आप रखोगे तो वो खट्टी तीखी चीज का कॉम्बिनेशन जो है वो चक्कर वो वहीं से निकल जाएगी, नालेबा कॉन्सेप्ट। हाँ, वो वहीं से निकल जाएगी और आपके घर में नहीं आएगी, आपके दुकान में नहीं आएगी, आपके ऑफिस में नहीं आएगी, और आप बच जाओगे इससे। तो ये एक लोर मुझे बहुत पसंद आया, मतलब ये है। फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी निकला ढूंढते ढूंढते। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये था कि पुराने जमाने में गांव बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बीच में जंगल होते थे, और लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो पैदल ही जाना होता था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जंगल में आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप डिहाइड्रेट हो सकते हो क्योंकि पानी इतना कहाँ से लेके जाओगे, आप भूख से मर सकते हो या जो भी है। तो लोग उस टाइम पर नींबू और मिर्ची, ये चाहे कुछ भी और ले जाए साथ में, लेकिन नींबू और मिर्ची हमेशा रखते थे। अगर चलते चलते थकान हुई, थकान की वजह से उनका दिमाग चकराने लगा, तो थोड़ा नींबू चख लो, थोड़ी मिर्ची को चबा लो। मिर्ची चबाने से क्या होता है, भूख कम हो जाती है, और नींबू चखने से जो मन है वो शार्प हो जाता है, अलर्ट होता है। और थोड़ा पानी पी लो, और फिर आप ज्यादा चल सकते हो, 1-2 किलोमीटर और चल सकते हो। तो ये करते करते लोग निकलते थे। तो चलते चलते बिलीफ ऐसा हुआ कि नींबू मिर्ची रखेंगे ना तो शैतान पास नहीं आएगा। ये लोग करते थे इसलिए क्योंकि भूख और मानसिक स्थिति ठीक रहे, लेकिन वो चलते चलते ऐसा हो गया कि, तो ये एक ऐसा करके, और फिर शायद रेट्रोस्पेक्ट में लोगों ने ये अलक्ष्मी की कहानी बना दी। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि मतलब होता है, हम शुरू करते हैं एक लेजेंड से, लेजेंड का एक भगवान से कनेक्शन होता है, जो मतलब हमारे किताबों में कहीं ना कहीं वो कहानी होगी,
फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होता है कि हाँ ये करना ठीक था, आपने भगवान के हिसाब से किया, लेकिन ये साइंटिफिकली भी सच है, ऐसे ही करना है। हमारा योग आयुर्वेद सब वैसे ही तो है। और फिर हमें पता चलता है कि ठीक है, ये सब ज्वाइन करके हमारा कल्चर, हमारे हमारी जो संस्कृति है वो बनी हुई है। कितना इंटरेस्टिंग है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी कभी मैं वही सोचता हूँ कि लोग ऐसे लक्ष्मी में मानते हैं तो वो यही नींबू मिर्ची और अलक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को फिर नकार नहीं सकते। या फिर अगर आप आत्मा में मानते हो कि आप कहते हो कि हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जब डेथ होती है किसी की तो वो आत्मा घर में रहती है कुछ दिन तक, तो आप आत्मा में मान रहे हो ना, फिर हॉरर में ऐसे क्यों होता है कि ये तुम अंधविश्वास फैला रहे हो? वो मुझे समझ में नहीं आता है। अब मुझे एक लिटफेस्ट में मैं था, ठीक है, तो लिटफेस्ट में एक आदमी खड़ा होता है, मैं ऐसे ही, हम हॉरर की बातें कर रहे थे, तो एक कोई जेंटलमैन खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब आप हॉरर क्यों लिखते हो, मैं हॉरर में बिलीव नहीं करता हूँ, ये भूत नहीं होता है, पिशाच नहीं होता है, काली आत्मा नहीं होती, आप सिर्फ बकवास कर रहे हो। अच्छा। तो वैसे लिटफेस्ट में हुआ, मतलब सामने सामने। तो उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। अब वो छोटा बच्चा उसका पोता होगा शायद, क्योंकि ये थोड़े एजेड बुजुर्ग थे। तो वो छोटा लड़का था, तो मैंने कहा कि वो आपका कौन है, आपके साथ जो बच्चा है? तो उसने बोला मैं ग्रैंड चाइल्ड है। तो मैंने कहा कि आपने उसके ऊपर ये काला टिक्का क्यों लगाया हुआ है? तो वो कहा कि मतलब वो कुछ कह नहीं पाए। बिल्कुल ठीक बात तो है। वही है ना, ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है। हम भूतों में, चाहे भूत भूत तो एक टर्म है, हम नेगेटिविटी में मानते हैं। नेगेटिविटी अगर नहीं मानते थे तो उसको दूर करने के लिए ये सब हम रिचुअल्स, ये काले टिक्के काले धागे क्यों हम लोग अपनाते हैं? हम ये सब अपनाते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे मन में है कि मतलब डीमंस हैं। तो ये है। तो मैं भी वैसा साइंस से पढ़ा लिखा हूँ, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मेरी जो जिंदगी है वो निकली है फॉर्मूला में, प्रूफ, केमिस्ट्री के फॉर्मूला आपको पता है कैसे होते थे, तो वो मेरी लाइफ थी। लेकिन अब जब मैं हॉरर लिख रहा हूँ, पैरानॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये है कि सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। चार्ल्स डार्विन भी लास्ट में मरते समय, जिन्होंने थियोरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी, पूरी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो हम बहुत फेमसली बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैन कम्स फ्रॉम मंकीज, है ना, ये सब चीजें जो थी ये सब चार्ल्स डार्विन ने ही एस्टैब्लिश की थी। तो उनका अप्रोच पूरी तरह से साइंटिफिक था। लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब वो मरने वाले थे, तब उन्होंने कहा कि मतलब मैंने रिसर्च तो बहुत किया, छोटे से छोटे वायरस से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, कि लाइफ कैसे आई, क्या आया, पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ है, लेकिन एक बात मैं नहीं जान पाया कि वो एक फोर्स क्या है जिसने ये सब बनाया। वो एनर्जी या फोर्स, जिसे आप बोलो, फोर्स इज द बेटर वर्ड, कुछ तो होगा ना यूनिवर्स में जिसने अपने प्लैनेट अर्थ को ही चूज किया कि यहीं बनना है। इतने सारे ग्रह हैं, क्यों नहीं हुआ वहां, यहीं पर क्यों हुआ? हमारा ही इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्यों है? आप साइंटिफिक रीजंस लगा दो जितने भी हो, लेकिन फिर भी एक चीज है जो आप एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाओगे। हम इंसानों ने इतने सारे गैजेट्स बना दिए, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया घर घर में, लेकिन क्या आप एक ह्यूमन लिविंग सेल बना सकते हो अब तक? और हमें फनी बात यह है कि हमें पूरी तरह से सेलुलर कॉम्पोजिशन पता है कि क्या है सेल में, पूरी तरह से पता है। डीएनए के स्ट्रक्चर तक, उसमें से छोटे न्यूक्लियोटाइड तक हमें पता है कि क्या है, लेकिन हम वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट ने किया था डुप्लीकेट, थोड़ा सा लाइफ बनाया, लेकिन वो कुछ सेल्स थे और दे वर नॉट लिविंग सेल्स, वो सिर्फ सेल्स थे, ये था। लेकिन हम अगर ये डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो हम इतने आसानी से कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया के बारे में सब पता है, कि भगवान है, भूत नहीं है? ये हम इतने कन्विक्शन से कैसे कह सकते हैं? तो मैंने ये चीज सीखी है, हमें कुछ नहीं पता। हमें जो पता है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें शायद उसमें से 0.001% भी नहीं पता है, लेकिन हम फेंकेंगे ज्यादा। हम फेंकेंगे इतनी कि हमें सब पता है, और ये बस हमारा बिलीफ है कि भूत नहीं होते। आई थिंक बिल्कुल ठीक बोला नील आपने। ये जो मानते नहीं है वो फिर आई थिंक लिमिटेड नॉलेज लेके चल रहे हैं, वो अपने आप को ओपन ही नहीं रख रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया में। ऑफ कोर्स हम लोग ये कभी नहीं कहते कि आप जो कमर्शियल एस्पेक्ट है चीजों का
उसको आप बढ़ावा दीजिए, या हम भी उसको बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप इधर ये खरीद लीजिए तो ये हो जाएगा, वो खरीद लीजिए तो वो हो जाएगा, वो हम नहीं कह रहे ना, हम वो उसका प्रचार करते हैं। बट कमिंग ऑन टू योर बुक्स, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। अब मैं आपका इंस्टाग्राम फॉलो करते रहता हूँ, तो मैंने कुछ अपडेट्स देखी हैं, तो आप शेयर करना चाहोगे कि क्या बड़ा क्या होने वाला है? व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? थैंक यू, ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया। तो ऐसा होता है ना कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हॉरर तो मतलब आप कितना लिखोगे हॉरर में? अभी 14 बुक्स तो हो गई, 4 और आने वाली है, तो मतलब कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो मेरा क्या है कि मैं हॉरर में बहुत सारे सब जॉनर्स होते हैं, तो मैं अलग-अलग चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक टाइप का हॉरर नहीं लिखता, थोड़ा माइथोलॉजी बेस्ड हॉरर हुआ, फैंटेसी बेस्ड हॉरर हुआ, पैरानॉर्मल हुआ, तो अलग-अलग करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ नए सब्जेक्ट्स, नए टॉपिक्स अभी आगे जो होने वाले हैं वो वैसे तो मैंने रिसेंटली एक चिल्ड्रंस हॉरर बुक लिखी थी, प्ले थिंग्स, जो बहुत ही मतलब चली, लोगों को बहुत पसंद आई। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे घेरा डालते हैं कि मतलब सब ऑटोग्राफ। तो उसका सीक्वल इस साल आएगा, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल्ड है। तो वो बुक जो है वो एक है। सेकंड बुक मैं जया अलानी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, फिर से एक और धमाकेदार बुक है हमारी। जैसे हम लोग ने पिछली बार हॉन्टेड सिटीज को कवर किया था, इस बार हम थोड़े उनके हॉन्टेड केसेस, जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ भूत प्रेत का ये हो रहा है, प्लस उसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम इस बार अपने हॉरर बुक में सिर्फ भूत एंगल से नहीं, बट रियलिटी एंगल से भी उस पर एक चेक डालेंगे। तो ये बुक शायद ऐसे इंडिया में नहीं आई अभी तक। तो ये बुक का टाइटल अभी तो डिसाइड हो रहा है फिर भी तो, लेकिन ये कोलैबोरेशन है जया अलानी और मेरा, हार्पर कॉलिंस की बुक है ये। ऑलमोस्ट कवर्ड है, इस साल का रिलीज होगा मोस्टली। एक और स्टोरी जो बहुत ही क्लोज टू हार्ट है, जैसे वो रीइंकार्नेशन पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी बहुत फैसिनेटिंग है। पुनर्जन्म की जो बात है, तो पुनर्जन्म पे एक स्टोरी है जिसका टाइटल होगा, शायद अभी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, द रीइंकार्नेशन ऑफ आदित्य नायक। तो एक लड़के की कहानी है जिसको अपना 3 साल की उम्र में अपना पुराना जन्म याद आ जाता है, और वो बहुत ही भयानक जन्म था उसका। तो उसके जो कर्म का भी फल है वो अभी इस जन्म में भी, क्योंकि हम कर्मा में बिलीव करते हैं, वो छूटता नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है उस भाग्य से उसके, और वो किस तरह से निकलता है उससे। तो ये एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही सीरियस हॉरर सब्जेक्ट है ये। इस पे मैं मतलब 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, और पहले इसका टाइटल था कल्कीज बंडल ऑफ जॉय। इनफैक्ट मायाजनी हस्बैंड के साथ ही मैंने ये बुक लिखी थी, और उस टाइम पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कल्कीज बंडल ऑफ जॉय कब आएगी। तो अब मैं रेडी हूँ। तो ये बुक विद अ न्यू टाइटल रीइंकार्नेशन ऑफ आदित्य नायक ये आएगा, प्लस एक वेब सीरीज है। अरे वाह। ऐसा ही अच्छा हो कि मतलब अपने रीडर्स बढ़े, ऑडियंस बढ़े, और हॉरर जॉनर जिनको पसंद है अगर वो पेट्रोनाइज करें हमें, तो ही हम ये कंटेंट बना सकते हैं। तो थैंक यू रीडर्स के लिए, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे लोग अब हमारी ऑडियंस स्पेशली खूनी मंडी की डेफिनेटली चेकआउट करने वाली है आपकी किताबें, और देखने वाली है कि अब क्या नेक्स्ट बिग थिंग लाने वाले हो। तो वो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच नील फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे जानने को मिली हैं, एंड आई थिंक हम लोगों को एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपके साथ पूरा हॉरर का चिट्ठा निकालने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां हैं। थैंक यू, इट हैज बीन टोटली माय प्लेजर दिवाई। और ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट हो, बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनने को मिले, क्योंकि इंडिया की जो हॉरर स्टोरीज है वो खत्म नहीं होने वाली है। हमारे पास जितना लोर है वो दुनिया के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास लिखने वाले कम है। बिल्कुल। तो थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, 26 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पिन कमेंट की लिंक पर क्लिक करो और चेकआउट करो। ऑल्सो अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी फ्लाइट टिकट्स फ्यूजन फ्लाई से बुक करा सकते हैं। वेरी इजी एंड अफोर्डेबल। और अगर आपको पहाड़ों से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं माय पहाड़ी दुकान पर और एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को।